अभी हम लोग कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट का, और हाइड्रो पावर प्लांट का देखा डैम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या था। ऐसे ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में दे रखा है बायोमास। बायोमास जो है कैसे एनर्जी देता है वो हम लोग करने जा रहे हैं, बायोमास। ठीक है, बायोमास का मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मास, मास ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है ना, इसको ऐसे भी कहते हैं, या वेस्ट ऑफ प्लांट, वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बायोमास में आता है इसको। ठीक, जैसे बायोमास में क्या होता है कि प्लांट के बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जैसे हमारे सब्जियां होती है, बहुत सारे सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, तो आलू के छिलके, प्याज के छिलके, गाजर के छिलके, गोभी के छिलके, गोभी के पत्ते, पालक के पत्ते, ये सब जितने भी हमारे घर से जो निकलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे केले के छिलके, सेब के छिलके, और भी अंगूर के छिलके। ठीक है ना, आगे चले तो ये जो हम लोग क्या होता है, हम लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में जाके। ठीक है, लेकिन क्या बताया कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसा या एक आइडिया ऐसा जनरेट हुआ है, जिस आइडिया के हेल्प से हम लोग इसको रिसाइकल करके उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को यूज में लाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट का वेस्ट है, जैसे प्लांट में अभी बताया हमने पत्ते हैं और उसके छिलके होते हैं, ऐसे एनिमल के वेस्ट है, जैसे एनिमल काउ डग है, काउ डंग्स है, तो वो जो है, या दूसरे वेस्ट होते हैं एनिमल के, उनको भी यूज करके हम लोग इसका उसको यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक प्लांट होता बायोमास से जो एनर्जी निकालने का जो एक तरीका है उसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट को हम लोग गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। क्योंकि बोला क्या कि इसमें जो एनिमल वेस्ट यानी काउ डंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे गांव देहात में जानवर पालते हैं तो बहुत सारे गोबर निकल के थे, वो तो गाय के, भैंस के, जानवरों से, बकरियों के भी होते हैं, उन सबको इधर उधर फेंकने के बजाय उसका वेस्ट को एक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो क्या तरीका बताया है, वो तरीका हम बता रहे हैं गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट का, वो हम लोग बना के दिखा रहे जरा सा समझने के लिए। क्या दे रखा है ये कि यहाँ पे एक कंटेनर टैंक टाइप का होता है, टैंक टाइप का है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो गोबर या जितने भी वेस्ट है, आलू प्याज के छिलके, हमारे घरों से भी खाने खराब हो जाते हैं, दाल खराब हो गया, रोटी सूख गया, नहीं खा रहे, फेंकने की बजाय इसमें जाकर डाल सकते हैं। तो जो हमारे घर के जितने भी वेस्ट है, बजाय इधर उधर फेंकने के इसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं, यानी गोबर है, पानी मिला दिया, या जितना भी वेस्ट है पानी मिला के उसको एकदम उसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लरी। इसका नाम दे रखा स्लरी, स्लरी बना देते हैं, स्लरी। फिर इसको इसके टैंक में यहाँ पे ओपन होल है, ये पहले तो इसमें बनाएंगे, ये ढक्कन टाइप का, इसको ये ढक्कन खोलते हैं तो ये टैंक के अंदर आ जाता है, ये पूरा जो वेस्ट है ये टैंक के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा यहाँ आ जाता है। अब इसमें एक कवर्ड करके रखा जाता है, ऐसे इसको कवर कर देते हैं, इसका एक कवर्ड पार्ट है इस तरह से, ये कवर कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये डोम टाइप का है। अब ये जो वेस्ट होता है इसमें, ये जो है इसके अंदर बंद कर देते हैं, इसके अंदर बंद रहता है, ये ढक्कन के बंद रहता है ये। ठीक है, बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों तक, लगभग बता दें 2 महीना तक अगर छोड़ दिया जाए तो ये अंदर ही सड़ता गलता रहता है। इससे बहुत सारे दूसरे चीजें बनते हैं। जो गैस बनता है, यहाँ पे एक होल बना के रखा है, इसको हम लोग गैस को निकालते हैं, ये बायोगैस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बायोगैस। ठीक है ना, बायोगैस कहलाता है। इसके अंदर से जो रेजिड्यू बच जाते हैं,
यानी गैस निकल गया, जो रेजिड्यू बच जाते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मैन्यूअर। मैन्यूअर तो जानते हैं ना, खाद बन जाता है ये। इसको निकाल के हम लोग इधर जो है जाके रख लेते हैं, इधर हम लोग फिर जाके फील्ड में यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये जितने भी वेस्ट है घर से, गोबर का, बाकी चीज़ों का, इसमें डालते हैं तो सड़ता रहता है, इसमें जाकर छोड़ देते हैं, 2 महीने तक पड़ा रहता है। 2 महीने जब सड़ गल जाता है तो इससे गैसेस बनते हैं, गैस बन के निकल जाता है, और ये जो इसका रेजिड्यू बच जाता है उसको इधर निकालते हैं, मैन्योर के तौर पे यूज होता है। तो ये खाद बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है, इस्तेमाल में आता है। और ये जो गैस बनता है ये बायोगैस बन जाता है। बायोगैस में कौन कौन सा कॉम्पोनेंट होता है वो देखते हैं। ठीक है ना, बायोगैस में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, एक दे रखा है मीथेन होता है। इसमें मीथेन कितना होता है, 75% मीथेन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस, हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस भी बहुत अच्छा फ्यूल होता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन सल्फाइड भी दे रख, हाइड्रोजन सल्फर का प्रोडक्ट होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है। ये कितनी बात सुनी। मीथेन गैस जो है ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, जलता है ये। कितना है, 75% होता है। ये पूछा जा चुका है पहले भी कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, कौन सा गैस मिलता है, मीथेन मिलता है। कितना परसेंट होता है, 75% मीथेन होता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन भी बनता है, कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता है। तो ये इसके साथ गैस का कंपोजिशन में आता है। बाकी ये जो रेजिड्यू होता है ये मैन्योर के तौर पे यूज होता रहता है। तो गांव देहात में क्या करते हैं, ऐसे ही कई जगह कुएं टाइप के बना दिए गए हैं, कई जगह ऐसे गड्ढे खोद के और एक टब टाइप का बना दिए, उसमें डाल देते हैं, मिला के अंदर डाल देते हैं। फिर ये जब भर जाता है तो इसको छोड़ देते हैं, ये अपना सरता रहता है, फिर दूसरी जगह पर डालते रहते, दूसरी जगह डालते रहते हैं, फिर उसमें भरता रहेगा। फिर 2 महीना बाद ये बहुत ही बढ़िया गैस बन के निकल जाएगा, ये मीथेन गैस। ऐसे ही यूज होता है जैसे एलपीजी गैस यूज होता है, जैसे घरों में आता है ना हमारे घरों में खाना बनाने के लिए, ऐसे ही ये जो हमारा बायोगैस सिलेंडर में भर भर के जलाने के काम में आता है। तो जो हमारा सामान मोहल्ले में गंदगी फैला रहा था, इधर उधर फेंक रहे थे, छिलके वगैरह या वेस्ट वगैरह, उस वेस्ट मेथड हम लोग इसको ट्रीट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मैनुअल भी बन जाता है। और जो गैस बन के आता है वो हमारे फ्यूल के तौर पे यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज होता है। तो चूंकि एनिमल प्लांट रहेंगे ही रहेंगे, उनका वेस्ट निकलेगा ही निकलेगा, उस वेस्ट को ऐसा अगर ट्रीट करते रहेंगे तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलता ही रहेगा। तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोगैस। एलपीजी गैस के तौर पे यूज होता है, फ्यूल के तौर पे, कुकिंग गैस के तौर पे यूज होता है। ठीक है, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कितनी बात सुनिए बायोगैस का, ये बायोगैस का दे रखा है। आगे दे रखा है यहाँ पे जो मैनुअर बताया है, इसमें जो मैनुअर आता है हमने बताया ना, एक्सेलेंट मैनुअर होता है, बहुत ही अच्छा मैनुअर होता है। इसमें ज़्यादातर हम लोग जो भी मैनुअर होता है उसमें क्या यूज होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी बहुत होता है, फास्फोरस भी बहुत होता है। तो इसलिए बहुत ही एक्सेलेंट मैनुअर, मैनुअर तो है ही है ये, मगर बेहतरीन मैनुअर यूज होता है ये। ठीक है, आगे चले हम लोग विंड मिल देखते हैं, इसे मिटा दें। विंड एनर्जी, ठीक है, ठीक है, सही आदमी। विंड तो जानते हैं, जो हवाएं चलते हैं, तो क्या देखा गया कि विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हवाओं से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, एक टरबाइन है जिसे रोटेट करना है। अगर टरबाइन रोटेट कर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होगा, यूज होता रहेगा। ठीक है, हवाएं चलती है किसकी वजह से, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से। जैसे आजकल देख रहे हो तूफान शाम में चलने लगते हैं, शाम में तूफान चलने लगते हैं, गर्मी की वजह से। दिन में गर्मी होती है, शाम ढलते ढलते टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, तूफान आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे दिन भर तूफान चलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती है, खासकर समंदर के किनारे। ठीक है ना, समंदर के किनारे जो एरिया है वहाँ पे हवाएं लगातार चलती रहती है। अब इंडिया भी हमने बताया कि 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे हवाएं तेज चलती रहती है। ठीक है, तो क्या है कि कोस्टल एरिया में ये दे रखा है, ये इस तरह से अगर हम लोग ब्लेड लगा लेते हैं, ठीक है,
ये जो है ब्लेड है, जो हवाएं चलेंगी ना, ये जो हवा चलेंगे ना, तो ये ब्लेड जो ना रोटेट करेंगे, ये ब्लेड ऐसे रोटेट करेंगे। जब ये रोटेट करेंगे ना, तो इसके साथ जो है ना एक कॉर्ड जो ना यहाँ पे लगा हुआ है, जो टरबाइन से कनेक्ट है, टरबाइन से कनेक्ट है, ये यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, जब ये घूमेगा तो वो उसको टरबाइन को रोटेट करेगा वहां पे नीचे यहाँ पे, और जब टरबाइन को रोटेट कराएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा और वो यूज होता रहेगा। कितनी बात सुनी? क्या बताया कि ये जो टरबाइन को रोटेट करे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, तो विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल टू दे रखा 15 किलोमीटर पर आवर। इतना अगर स्पीड रहेगा तो आसानी से ये जो टरबाइन रोटेट करेगा। कितनी बात है? तो स्पीड ऑफ विंड की रिक्वायरमेंट है 15 किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए हवा के। उतना हवा की स्पीड काफ़ी है इस टरबाइन को रोटेट करने और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कितनी बात सुन में? इंडिया में भी बहुत जगह है जहाँ पे हवाओं की स्पीड इससे और इससे ज़्यादा भी रहता है, वहाँ पे विंड मिल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया के पास इतना विंड का पोटेंशियल है, इतना विंड का पोटेंशियल है कि इंडिया 45,000 मेगावाट एनर्जी विंड से बना सकता है। इतना पावर मतलब इतना है कि इतना 45,000 मेगावाट एनर्जी विंड से बना सकता है। क्या दे रखा है कि इंडिया में जितना विंड का रिसोर्स है, अभी बता रहे 3 तरफ से समुद्री एरिया से कवर्ड है, तो वहाँ हवाओं की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इंडिया अगर पूरे विंड का यूज करके बिजली जनरेट करना चाहे तो 45,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है सिर्फ विंड से। इतना इसके पास रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन अभी जो है इतना नहीं कर पाता, और अभी कुछ ही जगहों पे एनर्जी जनरेट करने का इनके पास सिस्टम है। अभी एक जो प्लांट लगा है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता विंड के हेल्प से, वो है, ठीक है, कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में है ये, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु। और इसकी जो कैपेसिटी है 380 मेगावाट, इतना जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए प्रैक्टिकली है। अभी जो हाईएस्ट विंड एनर्जी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो है, एक प्लांट लगा हुआ विंड मिल लगा हुआ है, और वो है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में आता है। 380 मेगावाट एनर्जी विंड से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, कितनी बात सुन में? एक कंट्री का नाम है उसका जर्मनी। जर्मनी को बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड, जर्मनी को बोलते हैं जर्मनी कंट्री ऑफ विंड। यानी क्या समझ में आया कि इसका जो विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पूरे कंट्री में जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो सब हवाओं से ही जनरेट हो जाती है। यानी विंड से इलेक्ट्रिसिटी इतना जनरेट करते हैं कि ये पूरे कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 है। ठीक है ना, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 विंड एनर्जी जनरेटर है, 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है विंड एनर्जी यूजर। ठीक है ना, दुनिया में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है ये विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इंडिया 5 नंबर पे आता है। इंडिया का रैंक कितना है? 5th इन द वर्ल्ड। इंडिया इज 5th इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, वर्ल्ड में 5 नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कितनी बात सुन में? ये क्या करता है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है इस तरह से। ठीक, आगे चले पीछे चले तो ये दे रखा हमारा विंड मिल, विंड एनर्जी का यूज। ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक जमीन रहेंगे, तूफान हवाएं चलती रहेगी, बनता रहेगा।
क्या दे रखा है इसमें, अगर हम लोग चाहते हैं विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसका जो विंड मिल जो है ना, ब्लेड होता है ये बेसिकली, ये ब्लेड होता है, ये घूमता है ऐसे ऐसे, तो घूमने के लिए इसको जगह चाहिए, ठीक है ना। तो एक विंड मिल के लिए भी अच्छा खासा जगह की जरूरत होती है, अच्छे खासी जरूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि 1 मेगावाट एनर्जी विंड से जनरेट करें, टू जनरेट 1 मेगावाट एनर्जी, ठीक है, 1 मेगावाट एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं बाय विंड, देन इट नीड्स 2 हेक्टर लैंड, ठीक है ना। 2 हेक्टर लैंड में से लैंड जरूरत पड़ती है 1 मेगावाट एनर्जी बनाने के लिए विंड से। यानी प्लांट लगाते हैं ना, विंड मिल यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, उसका डिस्टेंस होता है। तो एक से तो इतना बनेंगे नहीं, थोड़े थोड़े सब बनाते हैं, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। 1 मेगावाट एनर्जी बनाने के लिए विंड से कम 2 हेक्टर की जमीन को कवर करना पड़ता है। अगला दे रखा, ये समझ में आ गया विंड एनर्जी। अगला दे रखा है सोलर एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे करते हम लोग देखते हैं। सोलर एनर्जी, ये अर्थ है हमारा, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ये विंड क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होता है, मॉइस्चर होता है, ये सब इससे भरा हुआ। ये हमारा सन है, ठीक है, इससे लाइट आता है, सन से अर्थ पे आता है, ठीक है। तो सन से जो लाइट एमिट होता है या जो एनर्जी एमिट होता है उसका, तो जो सोलर एनर्जी है, सन से जो लाइट आता है, ये जस्ट इमेजिन करिए कि एक बल्ब जलाया हम लोगों ने, उससे लाइट निकला, एक तरफ मैं खड़ा हूं, उसकी लाइट मेरे बॉडी पे आके पड़ रहा है, तो जितना वो लाइट एमिट कर रहा है उसका कितना लाइट मेरे बॉडी पे पड़ रहा होगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उसके चारों तरफ लाइट निकल के जा रहा है, उसमें से थोड़ा सा एक तरफ मेरी तरफ भी आ रहा है जिधर मैं खड़ा हूँ, का थोड़ा सा ऐसे ही बोला कि सन से जो हीट एंड लाइट निकल रहा है वो चारों तरफ जा रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो एनर्जी और लाइट है वो अर्थ पे आता है। पहले के कोर्स में जो था ये दिया हुआ था, कितना आता, बहुत 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 ही कम आता है। ऊपर से जो है ना, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ये जो हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है, एयर होता है, तो वो हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। फिर वहां से हुए अर्थ सरफेस पे हीट जाता है, कहता है अर्थ सरफेस पे, तो सरफेस जो है ना गर्म होने लगता है। एयर तो बाद में गर्म होता है, पहले सरफेस गर्म होता है, अर्थ का सरफेस, ठीक है। बाद में तो जो गर्मी है यहाँ से जो आते हैं ये अर्थ पे आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है। क्या देखा गया है कि कलर्स में जो है ब्लैक बॉडी जो ना बेस्ट कलर होता है, लाइट एब्जॉर्ब करने में, हीट को लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अच्छा कलर होता है ब्लैक कलर, जो सबको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या देखा गया कि जो सन के लाइट आते हैं, तो बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे सन के लाइट डेली आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ डेली सनलाइट वहाँ पे नहीं आता। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे 6-6 महीना रात ही रात रहते हैं, और दिन होता है तो 6 महीना दिन ही दिन रहते हैं। नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री है, देख लेना, ठीक है। 6 महीना रात होते, 6 महीना दिन रहता है, कितनी बात में। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे कई कई महीने तक रात रहते हैं, दिन रहते हैं, दिन हुआ तो दिन ही हो गया। इंडिया एक ऐसा है जो 24 घंटे में दिन रात दोनों हो जाता है, ये तो गुड लक है इंडिया का अर्थ पे, ठीक है, कि हर दिन दिन और रात दोनों होते हैं, धूप छांव दोनों आते रहते हैं। बताते कि इंडिया के पास जो ओवरऑल जो सन की लाइट आती है, गर्मी आता है, वो लगभग 5000 ट्रिलियन आता है, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, ये एनर्जी का यूनिट, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता ना ये, तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी अर्थ पे सन से आता है इंडिया में, इंडिया में, ठीक है। अगर हम लोग पर डे का, अगर ये तो एनुअल है, ये एनुअल है,
अगर पर डे में करेंगे ना तो पर डे में लेंगे तो 427 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। जब सर्दियां होती तो 4 तक और गर्मियां होती तो 7 तक, इसी के बीच में 4 से 7, मिनिमम 4 मैक्सिमम 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे का यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होता है इंडिया में। एक दे रखा जो एनर्जी आता है पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू दे रखा है एक एनर्जी का, सोलर कांस्टेंट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये सोलर कांस्टेंट का वैल्यू है, ये सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर।